प्यारे मित्रों एवं सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों, एक प्रश्न आप लोगों के सामने आता है क्योंकि अभी ये मैटर पूरा नहीं हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य अभी नहीं बना है। क्या कमी है जो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा से तर्क वितर्क करते हैं। कुछ बातचीत हम आप लोगों के द्वारा आप लोगों के साथ में करते हैं। इसके बारे में आप लोग भी सोचेंगे। इसमें जो चैप्टर है हमारा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा जो ख्याल है हम तो आपको बताने चल रहे हैं, बाकी अपना ख्याल आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। पहली बात, इसके हम पक्ष में तर्क देना चाहेंगे, दे रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में या पक्ष में तर्क। पहली बात, भारत एक संस्थापक सदस्यों में से एक था, अर्थात 1945 में भारत आज़ाद ना होते हुए भी इसने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को देखा कि इसके उद्देश्यों में शांति एवं सुरक्षा छुपी हुई है। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत ने उसी समय इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी कि ठीक है, अभी हम आज़ाद नहीं हैं, जब कभी आज़ाद हो जाएंगे तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसीलिए हम पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के साथ ही शामिल। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था, आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, और यही शांति प्रियता, यही जो है खून खराबे से बचाव को ध्यान में रखते हुए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। क्योंकि भारत एक शांति का पुजारी देश था, शांति एवं सुरक्षा को वरीयता देता था, अर्थात संपूर्ण विश्व में कहीं भी कोई मैटर अशांत ना रहे, इसका समर्थन भारत सदा से ही करता रहा है। अगला नंबर है, नेहरू जी विश्व शांति है तो सदा प्रयत्नशील रहे। बिल्कुल सत्य बात है, जब भी रहे बेचारे। पाकिस्तान अशांत न करने पाए, पाकिस्तान के मन में अशांति ना आए, उसका पूरा पैसा इन्होंने दे दिया बिना उसके पैसे की चिंता किए हुए, जबकि उसने भारत का पैसा वापस नहीं किया, जबकि उसका थोड़ा सा ही पैसा था, लगभग 55 करोड़, उसको नेहरू जी ने वापस कर दिया, इसलिए कि कम से कम विश्व शांति को या अपनी शांति को ये खतरे में ना डाले। लेकिन ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है, जैसे उसको शांति का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया है। इतना ही नहीं, हमारे श्री नेहरू जी ने आज़ादी के बाद से ही, तुरंत से ही, जबकि विश्व ये परमाणु बम शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है पैदा हो चुके थे, जबकि एक राष्ट्र का उद्देश्य होता है कि अपने आप को सदा शक्तिशाली बनाए, लेकिन नेहरू जी ने सर्वप्रथम अपनी नीति में ही इन्होंने शामिल कर लिया था कि हम परमाणु बम कभी नहीं बनाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक शांतिप्रिय राष्ट्र को या संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगला है, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये भी सत्य है, और विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, और भारत अपने नियमित जो है अंशदान संयुक्त राष्ट्र संघ को बराबर देता आया है। ये भी इसके पक्ष को मजबूत करते हैं कि इसे अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी गतिविधियों में भारत हमेशा क्रियाशील रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यहाँ तक कि कई मैटरों में जहाँ पर भारत ने अपनी सक्रिय सहयोग दिया सैनिक के रूप में शांति मिशनों को पूरा करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब भी भारत से सैनिकों की मांग की, भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, कभी भी भारत ने मना नहीं किया। और द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है भारत, और भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसको संपूर्ण दुनिया जानती है। आप देख सकते हैं कि कुछ गिने चुने राष्ट्रों को छोड़कर, जिसमें प्रमुख हैं पाकिस्तान, चाइना और कुछ हो सकते हैं, इन 2-4 गिने चुने राष्ट्रों को छोड़कर संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो कि भारत को लाइक ना करता हो। अब आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में भारत को मिलना चाहिए या नहीं। चलिए विपक्ष में हम कुछ तर्क दे देते हैं। विपक्ष का तर्क क्या है? भाई, भारत ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघों के नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि उसकी मजबूरी थी इन कार्यों को करना, क्योंकि
अपनी सुरक्षा पहले नंबर पर। पहला नंबर, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये बात सत्य है। एनपीटी जो कि 1967 में लागू हुई थी, भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया। बाद में बताएंगे हम आपको क्यों नहीं हस्ताक्षर किया। क्या भारत एक संयुक्त राष्ट्र विरोधी सदस्य था? बिल्कुल नहीं। कारण आपको हम बताते हैं। भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि एनपीटी का ही एक विस्तृत रूप सीटीबीटी था। 1967 में एनपीटी और सीटीबीटी 1996 में। और भारत ने एक और कार्य किया, 1974 और 88 में परमाणु विस्फोट भी कर लिया। ये भी एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के नियमों में आग में घी डालने जैसा ही कार्य था। अगला नंबर है, भारत ने परमाणु बम बनाया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन बैठा बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की इजाजत के। ऐसा भारत ने किया। ये बात सत्य है, दुनिया जानती है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा तर्क भी दे देते हैं, कारण भी बता देते हैं क्यों ऐसा भारत ने किया। विपक्ष में तर्क का कारण। पहला नंबर, एनपीटी में राष्ट्रों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। अगर ये कभी कहा जाता संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कभी ये कहा जाता कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु बम नहीं है या जिन राष्ट्र एनपीटी पर हस्ताक्षर कर देंगे, उसमें ये तो कहा गया कि ये राष्ट्र परमाणु बम नहीं रखेंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया कि उन राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है या फिर अमेरिका जैसे राष्ट्र या सोवियत संघ जैसे राष्ट्र ऐसे राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेते। लेकिन एनपीटी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अब भारत को खतरा कहाँ से था, आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक शक्तिशाली शत्रु राष्ट्र के रूप में चीन का उदय हो चुका था। भाई शक्तिशाली हुआ ठीक है, पड़ोसी है ठीक है, हमने उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने हमारे भाई भाई जैसे रिश्ते को, हमने तो उसको अपना एक बड़ा भाई जैसा दर्जा दे दिया। लेकिन उसने किया क्या? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब परमाणु शक्ति का विकल्प बंद ना हो, इसीलिए भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि चीन एक बड़ा राष्ट्र है और भारत को उससे सुरक्षा रखने में परमाणु शक्ति संपन्न होना जरूरी था। अन्यथा केवल चीन सिर्फ आक्रमण का कारण बताता। अगर इसके लिए भारत दोषी होता तो ठीक है, ये माना जा सकता था कि आपने गलती की है। लेकिन बिना किसी कारण के जबरन अपनी विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए इसने जो है भारत के एक बड़े भूभाग पर इसने अधिकार भी कर लिया है और अन्य क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर, सिक्किम जैसे क्षेत्रों पर अपना दावा पेश कर रहा है कि ये भी हमारा ही है। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या करता? आगे हम देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को वीटो युक्त अस्थायी सदस्यता ने भारत को अपनी सुरक्षा एवं न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए परमाणु विस्फोट एवं परमाणु बम बनाने पर मजबूर कर दिया। अब ये देखा जाए तो चीन को वीटो युक्त अस्थायी सदस्यता किसने दिलाई? भारत ने दिलाई। क्यों दिलाई? पड़ोसी हैं, बड़े भाई हैं, कम से कम छोटों का सम्मान रखेंगे। लेकिन बड़े भाई ने किया क्या? अभी भी एक बड़े क्षेत्र पर छोटे भाई के एक हिस्से पर कब्जा भी किए हैं और अभी छोटे भाई का प्राण लेने पे आमादा भी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं भारत के विपक्ष में जो तर्क है क्या गलत है? और चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जे के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने दावे पेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत क्या करता? कम से कम न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखता। उसी डर से बड़े भाई छोटे पर आक्रमण नहीं करते। इसलिए भारत को एक प्रकार से एक अस्थायी सदस्य राष्ट्र चाइना जैसे राष्ट्र ने मजबूर कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ विरोधी कार्य करने के लिए। फिर विरोधी कार्य उसमें विरोधी इसलिए नहीं है कि क्योंकि भारत ने जो कुछ भी किया है आत्मरक्षा के लिए किया है और आत्मरक्षा से बचने के लिए किया गया कोई भी कार्य अनैतिक नहीं होता और कानून विरुद्ध भी नहीं होता। एनपीटी और सीटीबीटी में हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई थी और सुरक्षा जैसे मार्मिक हितों की अनदेखी करना कोई अपराध नहीं है। फिर भी भारत ने प्रथम प्रहार ना करने का आश्वासन दे रखा है और दुनिया जानती है कि भारत जो कहता है वो करता है। ये सत्य है। अब आप उम्मीद करता हूँ
आप समझ गए होंगे कि भारत ने ऐसी गलतियां क्यों की जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हितों के विरुद्ध थी, क्योंकि उसको मजबूर किया गया था। मजबूर किसने किया? एक अस्थायी सदस्य ने किया। एक अस्थायी सदस्य चाइना जैसे राष्ट्र ने किया। नहीं तो हमें नहीं लगता कि भारत की नीति ऐसा करने के लिए भारत को प्रेरित करती। चलिए आगे हम देख सकते हैं, भारत ने अपनी रक्षा में जो कुछ भी नेहरू युग के बाद परिवर्तन किया है, क्योंकि नेहरू जी ने तो ऐसे भी कहा था कि हम कभी परमाणु बम बनाएंगे ही नहीं, जो कुछ भी परिवर्तन किया है वो भी अपने पड़ोसी शत्रु चीन पाकिस्तान को ध्यान में रखकर, खास करके उसमें चीन को ध्यान में रखकर। इसके अतिरिक्त भारत और क्या कर सकता था? पाकिस्तान की बात आप ले लीजिए, 4 आक्रमण किया है पाकिस्तान ने। इसके बाद भी भारत के कश्मीर क्षेत्र पर लगभग आधा कब्जा भी कर चुका है, जबकि भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। भारत जब चाहे कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान को भी बकोट कर रख ले, इस पर भी अधिकार कर ले। लेकिन क्या ये कम जो है शांति प्रियता की बात नहीं है? क्या भारत का ये स्वभाव जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता पाने का हकदार नहीं मानती? चलिए नहीं मानती तो आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं। अगर इन राष्ट्रों को वीटो मिल सकता है तो भारत को क्यों नहीं मिल सकता? अब हम थोड़ा सा इन बातों को एक दूसरे से हम तुलना करने की बारे में हम तुलनात्मक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे कि जो ये 5 राष्ट्र वीटो पावर वाले हैं, इसमें जो प्रमुख राष्ट्र हैं ये कितने दूध के धोए हैं। आप देख सकते हैं, आप दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं। लेकिन वही है ना, कहते हैं सभी हर स्थान पे बोलने की क्षमता सब में नहीं होती। चलिए, एक परमाणु विहीन राष्ट्र जापान पर आसानी से परमाणु बम गिराने वाला अमेरिका, अगर इसको जो है परमाणु अस्थायी सदस्यता मिली है तो भारत को क्यों नहीं मिल सकती? भारत ने कोई ऐसी गलती नहीं की। विस्तारवादी चीन, विस्तारवादी बिना वजह भारत पर आक्रमण करने वाला चीन, ये फिर भारत पर ही नहीं, इसने अपने चारों तरफ पड़ोसियों, इसने अपने चारों तरफ से घिरे हुए सभी पड़ोसियों को तंग कर रखा है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने सभी लगभग 14 पड़ोसियों से इसके सीमा विवाद हैं, सबको परेशान करता रहता है। जब देखिए, चीन की विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्य है विस्तारवादी, जहां भी रहिए पड़ोसियों को तंग करते रहिए, पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार करते रहिए। जब चीन को मिल सकता है तो भारत को क्यों नहीं? जबकि भारत ने तो अपने किसी पड़ोसी राष्ट्र पे अधिकार नहीं किया है। भारत ने तो किसी को तंग नहीं कर रखा है। और सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवाद पालने वाला चीन, वही चीज़ है जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सोवियत संघ के बारे में देख लीजिए। 1979 में अफगानिस्तान में अधिकार करने का प्रयास किया, जिसे बाद में ये भी इसका अनैतिक कार्य था सोवियत संघ का, जिसने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को ही खतरे में डाल दी। और स्वयं दूध का धोया बना हुआ, क्या बोलते हैं, भले हमारा मित्र है लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। अफगानिस्तान में अधिकार करने का प्रयास किया और अधिकार को हटाने के लिए अमेरिका का और दूसरा जो है कार्य, अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को प्रोत्साहित करने वाला अमेरिका। बताइए, ये भी लिए बैठा है अस्थायी सदस्यता संपूर्ण विश्व का हितैषी। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को सहयोग और समर्थन देने वाला अमेरिका, पाकिस्तान जिसे दुनिया आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मानती है, संपूर्ण विश्व में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला पाकिस्तान राष्ट्र माना जाता है। मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और भी ना जाने कितने आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण एवं पनाह देने वाला अमेरिका संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को सहयोग देने वाला अमेरिका, इसको भी मिला हो। शक्ति के मद में चूर संपूर्ण विश्व को दास्ता की जंजीर, लगभग संपूर्ण विश्व को दास्ता की जंजीर पहनाने वाला ब्रिटेन। बताइए, भारत को भी गुलाम बना रखा था, अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था। क्या जरूरी है? ये भी जो है इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिला हुआ है अस्थायी सदस्यता, तो भारत को क्यों नहीं मिल सकता?
अब ब्रिटेन की दाफ्ता के बारे में अगर जानना हो तो आप सबसे पहले जो है चोगम के सदस्य या जिसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है, राष्ट्रमंडल में लगभग 47 कंट्री हैं जो कि कभी भी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते हैं, और इन्हीं उपनिवेशों के का खून पी पी कर ब्रिटेन जो है आज वहां पर पहुंचा है। या यूं माना जा सकता है ब्रिटेन की महाशक्ति होने में इन 45 राष्ट्रों का हाथ है, जहां पे इनका शोषण करके, जबरन इनके शोषण करके अपने आप को पुष्ट करता आया है। आप समझ सकते हैं संपूर्ण विश्व को, भारत ने तो ऐसा नैतिक कार्य कभी नहीं किया। चीन में साम्यवादी तानाशाही है जहां पर मानव मूल्यों की कोई कीमत नहीं, बल्कि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है जहां पर पक्ष विपक्ष सबको बोलने का अधिकार है। सभी जो चाहे वो बोल सकते हैं, यहां तक कि सरकार को गालियां भी दे सकते हैं और देते भी हैं। चीन का कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं होगा जो उससे परेशान ना हो, जबकि भारत का कोई ऐसा पड़ोसी ना हो। ये बात दूसरी है, जबरन परेशानी पाले बैठे हैं, लेकिन भारत ने कभी किसी को तंग नहीं किया है। सभी अस्थायी सदस्य दोहरी चालें चलते हैं, एक तरफ शांति को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई भी करते हैं। हथियारों की सप्लाई, हथियारों की बिक्री कर रहे हैं, और बहुत इन अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की एक बड़ी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कमाई, यानी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा जो है हाथ है इन हथियारों की सप्लाई का। अब कोई शांतिवादी राष्ट्र वो तो हथियारों की सप्लाई नहीं मांगेगा। या हथियारों की सप्लाई की क्यों जाती है? सुरक्षित रखने में। अगर एक को सुरक्षित रखना है तो दूसरे को आक्रामक के रूप में प्रस्तुत करना भी इन्हीं महाशक्तियों में किसी एक का ही कार्य है। एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के युद्धों में पाकिस्तान को पैटर्न टैंक देकर या फोला जैसे विमान देकर, घातक किस्म के हथियार देकर, गाजी जैसी पनडुब्बियां देकर और भी पता नहीं क्या क्या हथियारों को देकर इन्होंने शस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर भारत पर आक्रमण करने के लिए सदा प्रेरित किया है अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने। तो एक तरफ भारत को सोवियत संघ ने अपने हथियारों को देकर भारत को सुरक्षा प्रदान किया है, या सुरक्षा करने के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो एक अस्थायी सदस्य ही है जो कि आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके बारे में क्या कहा जाए? क्या भारत तो ऐसा नहीं है? और भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र पर अकारण आक्रमण नहीं किया, और भारत ने कभी भी किसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया, और भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र को गुलाम नहीं बनाया। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब इन राष्ट्रों को अस्थायी सदस्यता मिली बैठी है तो भारत को क्यों नहीं मिल सकती? चाइना जैसे राष्ट्र, सोवियत संघ जैसे राष्ट्र, अमेरिका जैसे राष्ट्र। अब थोड़ी देर के लिए आप निकाल दीजिए कि सोवियत संघ भारत का मित्र है, भारत की मदद किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने से ही तो मतलब है नहीं, कहीं ना कहीं ये भी अन्य को खतरे में डालते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो भारत इतना बुरा नहीं है कि उसे अस्थायी सदस्यता ना दी जाए। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। क्या सत्य है, क्या नहीं सत्य है? जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत को तो बिना सोचे एक जिम्मेदारी जिस तरह भारत निभाता है, बिना सोचे बिना समझे इसको अस्थायी सदस्यता दे देनी चाहिए, क्योंकि इसने जो भी गलतियाँ की है, गलती क्या है मान के चलिए अपनी सुरक्षा मूल्यों को बचाने के लिए एक मार्मिक हित होता है सीमाओं की सुरक्षा करना, और उसी मार्मिक हित को बचाने के लिए भारत ने परमाणु अस्त्रों को बनाया, विस्फोट किया, लेकिन इसके लिए भी एक राष्ट्र जिम्मेदार है, चाइना। अगर उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता तो संभवतः भारत भी जो है परमाणु विस्फोट नहीं करता। अब बाद में परमाणु विस्फोट करने की वजह ये आ गई कि उसको बचाने वाला उसने देखा कि कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये चाइना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अस्थायी सदस्य है और इसके विरुद्ध भी कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास नहीं हो सकता, अर्थात इससे हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इसीलिए भारत ने परमाणु विस्फोट किया, परमाणु अस्त्रों को बनाया ताकि अपनी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को अपने पास बनाए रख सके। अब आपका क्या ख्याल है मित्रों? आप कमेंट करके हमें बताएंगे जब आप सुनेंगे तो। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।